हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पेपर हार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन 498A और सेक्शन 494 दोनों के ही बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। और दोस्तों, ये जानकारी डेफिनेटली आपको काम आएगी, क्योंकि जो मैं अभी बताने जा रहा हूं ये समस्या प्रैक्टिकली सभी के साथ ऑलमोस्ट होती है जिनके साथ भी मैट्रिमोनियल इशू चल रहे हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी बताऊंगा जो कि आपको इस स्थिति को और भी ज्यादा क्लियर करेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि भविष्य में जब भी मैं ऐसा कोई जजमेंट, ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इस पूरे मामले को कि इसके अंदर क्या क्या हुआ और बाद में अलग अलग कोर्ट्स का इस पर क्या निर्णय आया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले और सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है वो ये होती है कि जब आप दोनों के बीच में, यानी कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्रॉब्लम आती है, तो जो वाइफ होती है वो आपका घर छोड़ करके अपने पिता के घर पे चली जाती है। कई बार क्रूएल्टी असली में होती है, असलियत में होती है, और अधिकतर कहा जाता है कि क्रूएल्टी हुई है पर एक्चुअल में नहीं हुई होती, लेकिन वो अपने पिता के घर चली जाती है। दोस्तों, ऐसे में कई बार दोनों ही पक्षों के बीच में किसी भी प्रकार की लिटिगेशन नहीं होती। एक साल ऐसे गुजर जाता है, हस्बैंड वेट करता रहता है कि वाइफ आ जाएगी, लेकिन वाइफ नहीं आती है। अगला साल लगता है, दूसरा साल भी ऐसे गुजर जाता है और तीसरा साल भी ऐसे गुजर जाता है। तो ऐसे में पेरेंट्स को ये चिंता होती है कि जो उनका लड़का है उसकी लाइफ खराब हो रही है। अगर वाइफ को आना है तो आके साथ में रहे, अदरवाइज वो अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़े। लेकिन दोनों ही पक्षों की तरफ से अभी तक कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं हुई है, तो क्या किया जाए। तो ऐसे में अधिकतर ये होता है कि जो लड़के के घर वाले होते हैं या फिर लड़की के घर वाले भी हो सकते हैं, वो चाहते हैं कि इनकी जिंदगी आगे बढ़े या आगे मूव करें, तो वो लोग किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसकी शादी करा देते हैं। पर दोस्तों, ध्यान रखना, चाहे आपको कोई कैसी भी सलाह दे दे, लेकिन कानून यह है कि जब तक आप पहले विवाह से प्रॉपरली डिवोर्स नहीं ले लेते तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। चाहे आप स्टाम्प पेपर पे लिखवा लें, चाहे आप पंचायत में बैठ जाएं, चाहे आप कुछ भी कर लें, लेकिन आपको पहले लीगल डिवोर्स लेना पड़ेगा। इस मामले में दोस्तों, लड़के ने यही गलती करी। चूंकि पत्नी बहुत समय से अलग रह रही थी, तो उसको आगे बढ़ने के लिए उसने किसी और से शादी कर ली। अब दोस्तों, इसका परिणाम क्या हुआ ये सब भी आपको इस पूरे केस में जानने को मिलेगा। और आप लोगों के लिए एक चेतावनी भी होगी, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो ध्यान रखिएगा कि कानून से बाहर जाना महंगा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इस केस में हस्बैंड और वाइफ का जो विवाह था वो 1992 में हुआ। 1993 में उनका एक बेटा हुआ। वाइफ जो है वो अपने पिता के घर चली गई साल 1993 में ही, यानी 1993 में ही अपने पिता के घर चली गई। और उसने कहा कि हस्बैंड मेरे को परेशान करता है, टॉर्चर करता है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से। स्थिति यहां तक आ जाती है कि वो सुसाइड ना कर ले, इसलिए वो अपने पिता के घर पे रह रही है। दोनों ही पक्षों के बीच में किसी भी प्रकार की लिटिगेशन नहीं हुई। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गए और ऐसे 4 साल बीत गए। तो आगे मूव करने के लिए लड़के ने 1997 में शादी कर ली। फरवरी 1997 में उसने शादी कर ली और 97 में ही उसकी वाइफ को पता चला कि इसने रीमैरिज कर ली है, तो उसने उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवा दी सेक्शन 498A आईपीसी और सेक्शन 494 आईपीसी यानी बाइगेमी के लिए। अब दोस्तों, मामला चला, मामले में क्रूएल्टी की बात आई, ट्रायल कोर्ट ने सारी चीजें देखी और परिणाम यह हुआ कि हस्बैंड को सजा कर दी गई। सेक्शन 494 में 3 साल की सजा हुई और सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी में 2 साल की सजा हुई। और ये कहा गया कि दोनों ही सजाएं साथ साथ चलेंगी। अब दोस्तों, इस निर्णय के खिलाफ जो हस्बैंड पक्ष था, वो हाई कोर्ट में गए, क्रिमिनल रिवीजन उन्होंने डाली, लेकिन जो हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही माना और इसको खारिज कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों, जो हस्बैंड था वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस चीज के लिए गया। अब देखिए दोस्तों, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट होता है वो ऐसे ही कोई निर्णय नहीं करता, वो बहुत सारा पहले अपनी प्रोसेस देखता है। मतलब जितनी भी पहले डिसीजन हुए उससे रिलेटेड उन सब की बहुत गहन स्टडी, बहुत गहन जांच की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि निचली अदालतों ने हस्बैंड को अगर कन्विक्शन किया है तो उसके पीछे कोई रीजन होगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पुराने मामलों की बहुत गहनता से जांच करी। दोनों ही पक्षों के जो वकील थे उनके आर्ग्यूमेंट सुने और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक नतीजे पे पहुंचा। वो नतीजा ये था, 1993 से हस्बैंड और वाइफ अलग रह रहे थे और 97 तक वाइफ ने कोई कंप्लेंट नहीं करी। अगर उसके साथ मेंटल क्रूएल्टी हुई, फिजिकल क्रूएल्टी हुई, तो यानी कि 93 के बाद जब वो अपने पिताजी के यहाँ आ गई थी, उसके बाद उसके साथ कोई भी फिजिकल और मेंटल क्रूएल्टी नहीं करी। अगर करी होती तो इस बीच कोई ना कोई कंप्लेंट दर्ज हुई होती, लेकिन इस बीच कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं है। जबकि 498A आईपीसी की प्रोसीडिंग ये कहती है कि जो मेंटल क्रूएल्टी और फिजिकल क्रूएल्टी हो वो कंटिन्यूटी में होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो 1993 के बाद दोनों पक्षों के बीच में कोई संपर्क ही नहीं था।
अब दोस्तों इस बात को देखते हुए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसने सेक्शन 498A के कन्विक्शन से हस्बैंड को मुक्त कर दिया। लेकिन दोस्तों यहां पर अभी एक और चीज बाकी है, सेक्शन 494 यानी बाइगेमी, क्योंकि हस्बैंड ने पहली शादी से डाइवोर्स लिए बिना ही दूसरी शादी कर ली थी, तो उसको सेक्शन 494 में 3 साल की सजा हो गई थी। इस सजा को ट्रायल कोर्ट ने किया, हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा और खास बात यह है सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। तो अब जो लोग इस चीज को बहुत लाइटली लेते हैं ना, मुझे कई सारी कॉल आती है ऐसे कि सर हमने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, या एग्रीमेंट कर लिया, या फिर पंचायतों के सामने या समाज के लोगों के सामने हमने डाइवोर्स ले लिया है, या कागज पे लिख लिया है, या स्टाम्प पेपर पे लिख लिया है। तो दोस्तों इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। यदि आपने लीगल डाइवोर्स पहली पत्नी से नहीं लिया है और उसके बाद आप दूसरी पत्नी के साथ रह रहे हैं शादी करके, तो ये खतरनाक साबित हो सकता है, जैसे कि इस मामले में हुआ। ट्रायल कोर्ट ने भी सजा करी और उसके बाद हाई कोर्ट ने भी सजा करी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा करी। तो इसलिए दोस्तों आपको संभल करके रहना है। और आपके रेफरेंस के लिए इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अब वहां जाकर के इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं, कॉपी और डाउनलोड भी कर सकते हैं। और दोस्तों आपको एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि हो सकता है हमें कल को आपकी जरूरत पड़े और आपको हमारी जरूरत पड़े, तो हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों। दोस्तों यदि आप अपनी किसी पर्सनल समस्या के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।